अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 41वें एपिसोड में। अभी हम पिछले एपिसोड में आपसे चर्चा कर रहे थे कि उग्रवादी आतंकवादी आंदोलन की प्रतिक्रियाओं के संबंध में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि उग्रवादी क्रांतिकारियों की विचारधारा अस्पष्ट थी। इसी कारण वो कोई ठोस योजना नहीं बना पाते थे। इससे प्रतिशोध के कार्यों में गतिहीनता आ जाती थी। साथ ही समुचित एवं पर्याप्त योजना के अभाव में वे अपने संगठन को व्यापक स्वरूप नहीं दे पाते थे। फिर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि गुप्त जीवन एवं व्यापक संगठन दोनों एक साथ सफल एवं कारगर नहीं होगा कि गुप्त जीवन केवल एक आशा बची थी, युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति की अनुकूलता। इन क्रांतिकारियों का विश्वास था कि जनता की प्रतिक्रियात्मक क्षमता अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए आतंक के साए में प्रच्छन्न हो गई है, क्योंकि अंग्रेजों की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयां बहुत उग्र एवं आतंकपूर्ण थी। लेकिन इन क्रांतिकारियों के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति प्रतिहिंसा की ज्वाला ठंडी नहीं हुई थी। उनका अनुमान था कि जहां ब्रिटिश शासन की टांग पूर्वी तथा पश्चिमी मोर्चे पर लड़खड़ाई कि जनता फिर एक बार प्राणार्पित कर उठ खड़ी होगी और सफल नेतृत्व में सल्तनत की जड़ उखाड़ फेंकेगी। वस्तुतः क्रांतिकारी इस प्रकार के नेतृत्व के विकास हेतु क्रियाशील थे और अंग्रेजों के दमन चक्र से त्रस्त जनसाधारण के समक्ष उन्हें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने हेतु योजनाएं दे रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ग के क्रांतिकारी जनता में आशा एवं उमंग की नई लहर उत्पन्न करने में सफल रहे। जनता को यह विश्वास होता चला गया कि इन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अपना प्रतिशोध अंग्रेज शासकों एवं शोषणकर्ताओं से ले सकते थे। फलतः आतंकपूर्ण क्षेत्रों के अहिंसात्मक शक्तियों से अपरिचित वातावरण में जनता स्वभावतः सशस्त्र क्रांतिकारियों की ओर झुकी और जैसी मदद वह उनको दे सकती थी देने लगी। अस्त्र शस्त्र के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिक्रिया भागलपुर एवं मुंगेर के क्रांतिकारियों द्वारा अधिक व्यक्त हुई। इन क्रांतिकारियों के शक्तिशाली संगठन से सरकार भी घबरा जाती थी। मुंगेर नगर के नजदीक ही हेमजापुर गांव के निवासी श्री गोविंद सिंह ने 1942 की अगस्त क्रांति के समय एक दल संगठित किया था। यह क्रांतिकारी दल अपनी बिरादरी के कुछ बुरे एवं अत्याचारी चरित्र के लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए स्थापित किया गया था। उनका वध करना इस दल के क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य था। उन पर क्रांतिकारियों द्वारा अनेक बार आक्रमण भी किया गया, पर वे अधिक सफल नहीं हो पाए। उन लोगों ने पुलिस की मदद ली। अतः प्रतिक्रियात्मक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर पुलिस गोविंद दल के पीछे पड़ गई। अतः जब बिरादरी का झगड़ा गोविंद दल एवं सरकार के झगड़े में परिणत हो गया, ऐसी स्थिति में परिवर्तन आया। गोविंद दल के क्रांतिकारियों से पुलिस पीड़ितों एवं आतंकित जनता की सहानुभूति हो गई। गोविंद सिंह एक अनुभवी डाकू एवं बलशाली व्यक्ति थे। पुलिस से छीनकर अमझर कैंप जमालपुर को लूटकर और कारीगरों से बनवाकर उन्होंने बहुत अधिक हथियार एकत्रित कर लिए थे। डाके डालकर धन भी एकत्र कर लिए थे। अतः उनका अड्डा राजनीतिक फरारों के लिए निरापद समझा जाने लगा। अनेक फरार क्रांतिकारी उनके अड्डे पर आकर शरणापन्न थे। एक दो उग्रवादी क्रांतिकारियों के गिरोह से उनसे जब तक रुपए भी मिले, अतः वे अपने आप को एक उग्रवादी क्रांतिकारी कहने लगे। पुलिस से प्रतिशोध के लिए उन्होंने कई बार प्रति क्रांतिकारी प्रतिक्रियात्मक कार्य भी किए। चौथम थाने के अंतर्गत पिपरा गांव के निवासी महेंद्र चौधरी, जिन्होंने गोगरी एवं खगड़िया में शिक्षा प्राप्त की थी, चरखा संघ में काम कर चुके थे। अगस्त क्रांति के दौरान वे बहुत ही सक्रिय थे। सितंबर 1942 में छत्रधारी सिंह द्वारा उन्हें ध्वंसात्मक विभाग का प्रभारी बनाया गया।
इस क्रांतिकारी ने काफी अस्त्र शस्त्र एकत्रित किया था। इनके द्वारा ही महेंद्र दल का संगठन किया गया था। आरंभ में इनको पार्थ ब्रह्मचारी का सहयोग उपलब्ध हुआ था, बाद में वे अलग हो गए। फिर भी इनके दल में काफी सदस्य रह गए थे। क्रांतिकारी बशीर मियां, कारी तांती, बहादुर कम्हार एवं कमली तियर इनके दाएं बाएं घूमते थे। चौथम थाने में राष्ट्रीय सरकार स्थापित थी और राष्ट्रीय सेना द्वारा सुरक्षित थी, जिसकी जवाबदेही महेंद्र चौधरी पर ही थी। फौजी बजट मामूली नहीं होता था, अतः राष्ट्रीय सरकार के नाम पर मांग कर, डाका डालकर, यहां तक कि रामनगर, तेलिहार, पटवाहा आदि गांवों के छोटे छोटे कृषक से भी जबरदस्ती अन्न वसूल कर काफी धन इकट्ठा करना पड़ता था। अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर वे थाने के अंतर्गत स्थित गांव में घूम घूम कर पुलिस के अत्याचार से शोषित निर्बल व्यक्तियों की रक्षा भी किया करते थे। एक दंपति में मनमुटाव हो गया। इस दल के क्रांतिकारियों ने महिला का ही साथ दिया। दल के प्रयासों से पति पत्नी में सुलह हो गया। जब तक दोनों में समझौता नहीं हुआ था, तब तक इस दल के क्रांतिकारी उस अबला की आवश्यकता के सभी चीज भी आपूर्ति करते थे। इसका परिणाम यह निकला कि इस दल की सभी सामाजिक वर्ग के लोगों का सहयोग प्राप्त होने लगा। राष्ट्रीय विद्यालय, जिला कांग्रेस एवं चरखा संघ के कार्यकर्ता भी इस दल के साथ संपर्क रखते थे, अतः आसपास के क्रांतिकारी फरारों की संख्या इस दल में बढ़ने लगी और इस दल के नेता का महत्व काफी हद तक बढ़ गया। इटाहरी के लक्ष्मी सिंह एवं कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर अमझर कैंप जमालपुर से कुछ हथियार उड़ा लिए। सभी क्रांतिकारियों ने यह निश्चित किया कि हथियारों को लक्ष्मी सिंह के पास ही रहने दिया जाए। कुछ दिनों के उपरांत जब उनसे हथियार मांगा गया तो उन्होंने यह कहकर हथियार देने से इनकार किया कि हथियार इसलिए उड़ाए गए थे कि उनसे विदेशियों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिशोध लिया जाए, न कि देशवासियों को भयभीत एवं आतंकित करने के लिए उनका उपयोग किया जाए। 1930 से ही लक्ष्मी सिंह कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनकी धाक इस संगठन में थी। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था, फलतः उनके सहकर्मी चुप रह गए। उन लोगों ने महसपुर के कमलेश्वरी सिंह से हस्तक्षेप करने का निवेदन किया, मगर वे तैयार नहीं हुए। तब एक दिन साथियों ने लक्ष्मी सिंह से कहा कि दियारा में एक बैठक में चलना है, वहां बंबई से कुछ नेता आ रहे हैं। लक्ष्मी सिंह जब दियारा पहुंचे तो साथियों ने उनके सीने पर पिस्तौल तानकर हथियार वापस करने को कहा। उनके द्वारा इनकार करने पर उन्हें वहीं गोली मार दी गई और वे शहीद हो गए। क्रांतिकारी बलदेव प्रसाद सिंह के हाथ कुछ बम मऊ बाजितपुर में लगे, जिनको छिपाकर दो साथियों के साथ वे कैली सरैया पहुंचे। थकावट के कारण वे सोना चाहते थे। बम को जमीन में गाड़ कर वे सो गए और साथियों को बम नहीं निकालने का आदेश दिया, किंतु साथियों ने बम तथा माल लेकर भाग जाने का विचार किया। बम निकालते समय विस्फोट हुआ और वे तीनों वहीं ढेर हो गए। पुलिसकर्मियों से वे प्रतिशोध भी नहीं दे सके। मुंगेर की तुलना में भागलपुर में बड़े बड़े दल थे। उन दलों में अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने की प्रतिक्रिया विशेष थी। उस समय बांका सब डिवीजन में परशुराम दल क्रियाशील था। परशुराम सिंह कटोरिया थाना के अंतर्गत बसमत्ता गांव के निवासी थे। धीरे धीरे उनका संपर्क फरार क्रांतिकारियों से होने लगा। उनके साथ वे रजौन थाने के मकौनी गांव में आए, जहां पर सब डिवीजन के कार्यकर्ता एकत्रित थे। वहां उन्हें पुलिस के प्रतिक्रियात्मक दमन की उग्रता एवं फरार क्रांतिकारियों की परेशानियों का ज्ञान हुआ। वे भी अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हो गए। इसी क्रम में परशुराम दल का संगठन हुआ। बसमत्ता गांव जंगल के पास था, अतः वहां पर क्रांतिकारियों के छुपने के लिए सुंदर कवच था। फरार क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ते बढ़ते करीब 600 हो गई थी। एक बार सितंबर में करीब 30 स्वयंसेवक बमनी बगीचा की कलाली जलाने के लिए संथाल परगना के मधुबन गांव में पहुंचे। रात्रि हो गई थी, अतः वे लक्ष्मीपुर स्टेट के प्रधान बरसाती गोप के यहाँ आश्रय लेने गए। उसने गांव वालों की सहायता से इन सभी को तलवार, बर्छा एवं लाठी से घायल कर दिया। तीन की हालत चिंताजनक थी। जब परशुराम दल को इसकी जानकारी मिली तो प्रतिशोध लेने की योजना बनाई गई। बरसाती गोप ने जब माफी मांग ली तो उसको आदेश दिया गया कि वह 3 माह तक घायलों की सेवा करे, पर स्टेट के तहसीलदार ने बरसाती गोप को ऐसा करने से रोक दिया। अंत में परशुराम दल के उग्रवादियों ने बरसाती गोप के घर का तिनका तिनका लूट कर उसे जला दिया। फिर तहसीलदार का ठिकाना जमदाहा कचहरी को लूट लिया गया और वहां की कलाली, फांडी, डाक बंगला सभी को जला दिया गया। चूंकि लक्ष्मीपुर स्टेट दरभंगा राज की संपत्ति थी, अतः दरभंगा राज ने सरकार से मदद ली।
फौज द्वारा परशुराम दल के क्रांतिकारियों की खोज प्रारंभ की गई। दल के क्रांतिकारी सदस्य अपना बचाव करने लगे, वे खोजने वाले को भी लूटने लगे, उनके घरों को जलाने लगे और आगे चलकर भेदियों का भी खून करने लगे। प्रतिक्रियात्मक गतिविधियां तेज हो गईं। सरकार एवं भूस्वामियों की प्रताड़ना से आतंकित एवं भयभीत लोग परशुराम दल के क्रांतिकारियों से सुरक्षा हेतु गुहार लगाने लगे। वे जनशक्ति के प्रतीक बन गए। ठाकुर नरसिंह प्रसाद सिंह, राघवेंद्र प्रसाद सिंह तथा रामजी मोहन सिंह इस दल के हमदर्द एवं समर्थक बन गए। इस दल की ताकत और बढ़ गई। इसके क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं में महेंद्र गोप, श्री गोप, जागो शाही, लाखा शाही एवं मुनेश्वर सिंह का नाम भी सम्मिलित किया गया। इस प्रतिक्रियात्मक क्रांतिकारी दल का दायित्व और भी अधिक बढ़ गया। पहले यह दल बहुत अधिक उग्र प्रकृति का नहीं था, लेकिन बाद में इस दल के सदस्य उग्र प्रकृति वाले आतंकवादी क्रांतिकारी बन गए। अब वे घर के भेदियों से भी गुरुओं की रक्षा करने लगे। इस दल के क्रांतिकारी निडर, बलवान एवं उत्साही थे एवं अंतर विरोधों के बावजूद दुश्मन के लिए वे सभी संगठित क्रांतिकारी शक्ति प्रमाणित होते थे। उनकी संख्या लगभग 105 से अधिक थी। वे लोग बांका सब डिवीजन के निवासियों को अत्याचारियों से सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे। गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भागलपुर सदर के बिहपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलकपुर निवासी सियाराम सिंह द्वारा गठित सियाराम दल की गतिविधियों में भी काफी तीव्रता थी। सुल्तानगंज गोलीकांड के पश्चात पुलिस को अंगूठा दिखाकर सियाराम सिंह बिहपुर आ गए। वहां उन्होंने खगड़िया व्यायामशाला के शिक्षक श्री पार्थ ब्रह्मचारी से संपर्क स्थापित कर उनके सहयोग से क्रांतिकारियों का एक दल संगठित किया। वे स्वयं दल के प्रधान बने और पार्थ ब्रह्मचारी प्रधान सेनापति। पुराने समाज सेवक होने के कारणों से इन दोनों के दल में शिक्षित और समझदार लोगों की अच्छी तादाद जुट गई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण इस दल ने अपने कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने की योजना बनाई और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सक्रिय क्रांतिकारी राजेंद्र झा स्वतंत्र ने भागलपुर के अतिरिक्त पूर्णिया और दरभंगा के क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने प्रांतीय एवं केंद्र के नेताओं से भी संपर्क स्थापित किया। उनका विचार था कि सशस्त्र क्रांतिकारियों का एक व्यापक संगठन बनाकर अंग्रेजों और उनके समर्थक भारतीयों से प्रतिशोध लिया जाए, किंतु अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पूर्व ही वे गिरफ्तार कर लिए गए। सियाराम दल के क्रांतिकारियों के समक्ष प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति को तुष्ट करने हेतु 4 उत्तरदायित्व थे। उनके लक्ष्य थे पर्याप्त धन एकत्रित करना, अस्त्र शस्त्र एवं हथियार एकत्रित करना, क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना एवं जनसाधारण को संगठित करना ताकि सरकारी अत्याचार का प्रतिशोध लिया जा सके। इन उद्देश्यों से प्रतिरोध एवं प्रतिक्रिया की झलक मिलती थी। धन की चिंता सियाराम दल के क्रांतिकारियों को नहीं थी। बिहपुर का इलाका एक संपन्न इलाका था, जहां खड़ीग, तेलगी, ध्रुवगंज, तुलसीपुर एवं जमुनिया जैसे संपन्न गांव थे। यूं तो संपन्न ग्रामवासी स्वतः धन की आपूर्ति करते थे, लेकिन जहां से धन नहीं मिलता था वहां हथियार बंद क्रांतिकारी पहुंचकर धन की कमी को पूरा करते थे। इस दल को अस्त्र शस्त्र की अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि इसी के सहारे वे प्रतिक्रियात्मक प्रतिशोध ले सकते थे। इसके लिए वे सदैव चिंतित रहते थे। इस दल के क्रांतिकारियों ने चुराकर, लूटकर, खरीदकर एवं बनवाकर बहुत हथियार एकत्रित कर लिए थे, लेकिन जैसा कि स्वाभाविक ही था, सरकार के पास इसकी तुलना में अधिक अस्त्र शस्त्र थे। उस समय हथियार शक्ति एवं क्रांति का प्रतीक माना जाता था। वे युवकों को सदैव अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम थे। वस्तुतः विभिन्न क्रांतिकारी दलों के बीच सामंजस्य के मार्ग में शस्त्र संग्रह एक प्रधान बाधा थी, क्योंकि सभी दल अधिक से अधिक संख्या में हथियार एकत्रित करना चाहते थे। यही कारण था कि सियाराम दल का व्यापक मात्रा में शस्त्र संग्रहित कर एक निश्चित योजना के अनुरूप उनके व्यापक प्रयोग करने का स्वप्न साकार नहीं हो सका। अस्त्र शस्त्र के प्रशिक्षण के पीछे भी प्रतिक्रिया एवं प्रतिशोध की भावना निहित थी। शस्त्रास्त्र के प्रशिक्षण सबसे बेहतर साधन सियाराम दल को ही उपलब्ध था। पार्थ ब्रह्मचारी के पहले से ही काफी संख्या में प्रशिक्षित क्रांतिकारी उपलब्ध थे। प्रशिक्षण हेतु क्रांतिकारी नेताओं को प्रशिक्षण केंद्र खोलना पड़ा था। इस कार्य में उन्हें अचूक निशानेबाज सरदार नित्यानंद का सहयोग सुलभ था। वे पहले पुलिस सेवा में एक सिपाही की हैसियत से
बहुत नाम कमा चुके थे। वे अपने पद से इस्तीफा देकर क्रांतिकारी बन गए थे। क्रांतिकारी बिंदेश्वरी सिंह भी पहले पुलिस में थे, बाद में उन्होंने सियाराम दल की सदस्यता ग्रहण की थी। अतः सियाराम दल के सामने प्रशिक्षण की कोई समस्या नहीं थी। सियाराम दल के क्रांतिकारी सदस्य जन संगठन पर अधिक बल देते थे। संपूर्ण इलाके में ग्राम पंचायत एवं ग्राम रक्षा दल की स्थापना की गई। विद्यार्थियों को प्रेरित एवं प्रभावित किया गया। विद्यार्थियों को इस संगठन से संबद्ध भी किया गया। अंग्रेजों के दमन एवं आतंक को भी दूर करने का प्रयास किया गया। शोषित, पीड़ित, आतंकित एवं प्रताड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उनके मुकदमों की पैरवी की व्यवस्था की गई। मुद्दई के गवाहों को भड़काया गया। पहले उनको समझाया गया, फिर उनको धमकाया गया। इसका भी जब असर नहीं पड़ा तो उन्हें भीमनगर भेज दिया गया, अर्थात उनका वध कर दिया गया। वहां अंग्रेजों की प्रतिक्रिया एवं दमनात्मक गतिविधियों का उत्तर प्रतिशोध एवं प्रतिक्रिया से दिया गया था। इस दल के क्रांतिकारियों ने एक समानांतर सरकार की स्थापना कर ली थी। बीहपुर की जनता प्रेम से, लोभ से या डर से सियाराम दल की आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करते थे। पुलिस के मुखबिरों के साथ कड़ा प्रतिशोध लिया जाता था, यहां तक कि उनकी हत्या करने में भी उन्हें तनिक भी देर नहीं लगती थी। इस तरह यह कहा जा सकता है कि भागलपुर के सियाराम दल ने अंग्रेजों एवं शोषणकर्ताओं से प्रतिशोध लेने में महत्वपूर्ण योगदान किया। अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। भागलपुर की सफलता पूर्णिया और देवघर के ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रांत के क्रांतिकारियों की एक टोली हिंसा के लिए उभार रही थी। उस समय उन क्रांतिकारियों को आवश्यकता थी एक ऐसे व्यक्तित्व की जो एक साथ सशस्त्र क्रांतिकारी और सशस्त्र क्रांतिवादी दोनों, जो अपने युक्तियों और पिस्तौल की ताकत से सभी उग्रवादी क्रांतिकारियों को एक साथ संगठित कर एकीकृत कर सके। बाहर से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंडित जयचंद्र विद्यालंकार आए, मगर वे प्रभावी ढंग से कुछ नहीं कर सके। बिहार के विद्याभूषण शुक्ल द्वारा भी संगठन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिल सकी। उनके निर्देश पर ही सत्येंद्र नारायण सिंह ने 2-3 विद्यार्थियों को लेकर इधर उधर दौड़ धूप भी किया, परंतु वे थोड़ी सी धनराशि और कुछ हथियार ही संग्रह कर पाए। इसी क्रम में सूचना मिली कि 8 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर बाहर निकल आए हैं। इस सूचना से बिहार के क्रांतिकारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब क्रांतिकारियों को आशा हुई कि सशस्त्र क्रांतिकारी उग्रवादी क्रांति को समुचित एवं प्रभावी नेतृत्व मिल सकेगा। जेल से फरार होने के उपरांत जयप्रकाश नारायण का शीघ्र ही संपर्क अच्युत पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया से हुआ। इन लोगों ने सुचेता कृपलानी से राय लेकर जयप्रकाश नारायण को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ले लिया। इसमें सम्मिलित होने के पश्चात जयप्रकाश नारायण ने जो पहला काम किया था वह था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को एक नया विधान देना। इसके पूर्व सुचेता कृपलानी, पटवर्धन एवं लोहिया एक मित्र के रूप में कांग्रेस कमेटी में काम करते थे। विधि विधान से उनका कोई सरोकार नहीं था। जयप्रकाश नारायण ने ही यह सुझाव दिया कि संघर्ष की अवधि लंबी खींचने की संभावना है, अतः नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संगठित रखना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों को संगठित किया जाना आवश्यक है ताकि ग्रामीण लोग अंग्रेजों से प्रतिशोध लेकर उनके दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकें। अतः उनमें प्रतिक्रियात्मक एवं प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति का विकास किया जाना आवश्यक है। सभी इस राय से सहमत हुए। अरुणा असफली ने भी अपनी सहमति दी। वे भी दिल्ली से बंबई चली गईं। दिसंबर 1942 में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुचेता जी सम्मिलित नहीं हो पाई थी। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए, जिसकी चर्चा हम आपके साथ अगले एपिसोड में करेंगे। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में।